ओके हेलो। तो आज की क्लास में हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हुए क्या करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी हमारे पास शुरू हुई थी, ठीक है, पिछली क्लास में। और हमारे पास ऐसे क्या नाम है, 4 प्रॉपर्टीज होती है और चारों को हम अच्छे से देखेंगे। तो हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी और वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे पहले मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट पीछे के क्लियर कर दूं, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें से कुछ नया है, हम लोग सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। लाइक सबसे पहले क्या है, वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये चीज 11th क्लास में थी, ये चीज 11th में थी कि वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है। जब भाप बनना, एक तरीके से सिंपल सी बात है, भाप तुम जितना गर्म करोगे भाप उतनी ज्यादा बनेगी। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज तो हमें पता है, बिल्कुल पता है। बॉइलिंग किसी भी चीज की तभी होती है जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर जो है वो कुछ प्रेशर लगा रहा है, और वेपर प्रेशर का मतलब है हमारा जो लिक्विड है उसको भाप बना दिया, तो उसका प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर जब बराबर हो जाते हैं, उसी पॉइंट पे क्या होती है, बॉइलिंग होती है। जैसे वाटर की बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, वही कहने का मतलब है। तो अब यहां पे क्या है कि एडिंग सॉल्यूट डिक्रीजेस दी वेपर प्रेशर। और ये चीज हमने रॉल्स लॉ में देखी कि जब भी हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूट को ऐड करने से क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इन सारी बातों से हमें इतना तो पक्का पता चल गया कि टेम्परेचर से इस पे बड़ा फर्क पड़ता है, चाहे सॉल्यूट हो चाहे ना हो, ठीक है। तो सॉल्यूट होने या ना होने से टेम्परेचर का बड़ा फर्क पड़ेगा। बट खुद सोचो, जैसे ही मैं सॉल्यूट को ऐड कर दूंगा, तो सॉल्यूट को ऐड करने से टेम्परेचर पे या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, यही चीज हम देखेंगे। और मैं तुम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छे से ये बात बता चुका हूं कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डिपेंड करती है सॉल्यूट के पार्टिकल से, ओनली एंड ओनली सॉल्यूट के पार्टिकल से, ठीक है। वो ना ही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पे ना ही ओवरऑल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। तो यानी यहां पे जो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ना, सिर्फ इसी पे हमारा क्या है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करने वाली, भले ही वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों ना हो। तो ये हमारे पास फिक्स हो गया कि जैसे ही हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और गर्म करना पड़ेगा उसको बॉइल कराने के लिए, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ध्यान से सुनो, क्या हुआ कि सॉल्यूट को मैंने ऐड किया, सॉल्यूट को मैंने ऐड किया, ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से मुझे और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यहां पे ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बात अलग है। बट यहां पे बॉइलिंग का क्या मतलब है कि कितना टेम्परेचर तुम्हें देना पड़ेगा किसी चीज को गर्म करने के, मतलब बॉइल करने के लिए, है ना। तो तुम्हें अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो तुम्हें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्या करने के लिए, उसको बॉइल कराने के लिए। और अब जैसे ही तुमने ज्यादा टेम्परेचर दिया, इसका मतलब क्या है कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो पक्का क्या हो गया, इंक्रीज हो चुका है। समझ में आ गई बात। तो बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो चुका है वो कितना इंक्रीज होगा, अब हम वही देखने वाले हैं। ये तो था सारा का सारा कंसेप्ट जिससे किसी को मतलब नहीं होता, बट होना चाहिए। देखो बेसिक कंसेप्ट से होते हैं, माना इस पे क्वेश्चन कम आता है इन सब चीजों पे, बट ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, क्या पता आ जाए। अब तो एमसीक्यू का जमाना है, अब तो और भी आ सकता है। खैर, रटने से अच्छा है कंसेप्ट पहले क्लियर करो। अब तो ये वाली बात समझ में आ गई कि अब पक्का जैसे ही सॉल्यूट को ऐड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, बढ़ने वाला है। अब वही है, हम वही चीज निकालेंगे कि कितना बढ़ेगा, टेम्परेचर में कितना बढ़ोतरी आएगी। तो अब कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट कितने उसमें बढ़ोतरी हुई है, अगर हमें ये चीज निकालनी है, टेम्परेचर में कितना चीज इंक्रीज हुआ है, तो ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितना तुमने सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया है। तुम्हारे पास पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, मान लो क्या होता ही है। तुमने चीनी ऐड कर दी, उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 112 हो गया, 113 हो गया, कुछ भी हो गया मान लो। तो तुमने उसका 112 डिग्री हुआ, 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बट कितना बढ़ा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तुमने कितनी चीनी ऐड करी है। तुम जितनी ज्यादा चीनी ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। सिंपल सा मतलब है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना तुम चीनी ऐड कर रहे हो उसके कंसेंट्रेशन पे, किस पे, उसके कंसेंट्रेशन पे। और यहां पे हम कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं किस फॉर्म में, मोलैलिटी की फॉर्म में, मोलैलिटी की फॉर्म में। अब तुम खुद सोचोगे कि यहां हमें मोलैलिटी क्यों लेनी पड़ी। मोलैलिटी के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तुम्हें याद होगा मोलैलिटी का फॉर्मूला में क्या आता है, मास आता है, ठीक है। और वही जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, वॉल्यूम आता है।
तो मास और वॉल्यूम में फर्क यही है कि वॉल्यूम को ना टेम्परेचर से बदला जा सकता है। जब तुम किसी चीज को गर्म करते हो ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठंडा करते हो तो वॉल्यूम घटता है। यानी टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम में क्या आता है, चेंज आता है, इसमें अच्छा खासा चेंज आता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या नाम है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम लोग मोलैरिटी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है, तो ये दिक्कत करेगा कंसंट्रेशन में, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। और मास पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ मास सेम रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बढ़ाता कि मास में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए हम मोलैलिटी को एज अ कंसंट्रेशन का टूल यूज करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि जैसे ही हम लोग ये हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू आएगा, और इक्वल टू हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट होता है इसका एक नाम नहीं है, इसके क्या है, बहुत सारे नाम है, और बोला 3 नाम है, तो इसके 3 नाम है। वो पहला है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, सिंपल सा नाम है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो ये मोलैलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मोलर, और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो कि लिंक होता है इससे ही, क्या कहते हैं, मोलैलिटी से ही। ठीक है, तो ये तीनों कांस्टेंट इसी के नाम है, किसी भी नाम से तुम्हें इसको पुकारा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली तुमसे यही बोला जाएगा, क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बट इवन इफ ये भी बोल दे, ये भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, इसी की कर रहे हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व करना तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हमें टेम्परेचर में चेंज निकालना है कि कितना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा बढ़ चुका है, ये मेरा बी है। ठीक है, अगर तुम्हें बी मेरा अजीब लगता है तो सॉरी, पर ये बी है। ठीक है, 6 लग रहा होगा, है ना, ठीक कर दिया, बी कर दिया, है ना। तो यहाँ पे अब के बी, चलो के बी वही है। अब यहां तक थोड़ा साफ सुथरा लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं कि डेल्टा टीबी को हम लोग, अब यहाँ पे एम क्या है, मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है। ये बात तुम लोग को पता होगी, मैं पीछे मोलैलिटी बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। हाँ, अगर 2 और 1 में कंफ्यूजन होती है तो मैं एक बार आखिरी बार, मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में यही चीज होती है और होती ही रहेगी पूरी एनसीईआरटी में भी, और हम भी यही लेके चल रहे हैं एक तरीके से कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है वो 2 चीजों से मिलके बनता है, एक तो सॉल्यूट से मिलके बनता है और हमारे पास सॉल्वेंट से मिलके बनता है कि नहीं। तो सॉल्वेंट को यहाँ पे 1 माना गया और सॉल्यूट को 2 माना गया, ध्यान रखना, माना गया है। और हम लोग पिछले वाले में भी जो हमने किया था उसमें भी, आगे भी जो होगा उसमें भी, और आज जो कर रहे हैं उसमें भी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या नाम है, मास ऑफ 1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल सी बात है। यहाँ और थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे फॉर्मूला को तो कितना हो जाएगा, के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू W1। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि इस W1 को अगर तुम ग्राम में दिया हुआ है तुम्हें, तो भाई ग्राम में दिया होगा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलोग्राम में बदलने के लिए। तो ये 1000 जाएगा ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल और बेसिक सी चीज है। तो यहां तक हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। छोटा सा फॉर्मूला है बट ये फॉर्मूला हो सकता है तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो, इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि इसको याद करो, इसको याद करो और ये वाला कॉन्सेप्ट पता करो, ये वाला फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। इससे तुम ना कंफ्यूजन से बचोगे, ये फायदा है तुम्हारे लिए। बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहां तक का पूरा बात पता होना चाहिए। मोलैलिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए। हाँ, मोलैलिटी क्या है ये हमने पहले किया हुआ है, तो वो चीज देख के आ जाना। हाँ, तो यहां तक बहुत है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखो यहाँ एक न्यूमेरिकल है, सिंपल इजी न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का ही है ये भी। अब इसको समझने के लिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि देखो ग्लूकोज को ऐड किया गया है वाटर में, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो वाटर में ऐड किया गया है। अब हमेशा ग्लूकोज को ऐड किया यानी वो सॉल्यूट है और वाटर में ऐड किया इसलिए वो सॉल्वेंट है। इस फॉर्मूले के हिसाब से और पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना, हमेशा हम सॉल्वेंट को 1 मान के चल रहे हैं और सॉल्यूट को 2 मान के चल रहे हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला है। जहां जहां 2 लिखा हुआ है वो सॉल्यूट के लिए है और जहां जहां 1 लिखा हुआ सॉल्वेंट के लिए है। तुम चाहो उल्टा भी कर सकते हो बट कंफ्यूजन से बचने के लिए एनसीईआरटी का ही लेके चल रहे हैं, बाद में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। ठीक है, अब जो भी चीजें पहले गिवन है, गिवन सारी चीजें लिख लेते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब है कि वो हमें गिवन मास दिया हुआ है ग्लूकोज का, कितना 18 ग्राम्स, ये हमें गिवन है। ठीक है, W2 मतलब सॉल्यूट का गिवन मास हमें दिया हुआ है। अब इसका चाहे तो हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, C6H12O6 का 12 इंटू 6 कितना, कार्बन का होता है 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 12, मतलब 12 हाइड्रोजन है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 6 है और 6 का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, 16 से।
है ना। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, मतलब ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 180 आएगा, ये चीज मुझे याद है, हे। ठीक है, खैर इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, इसके लिए तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी है। अब ये छोटी सी कैलकुलेशन कर ली, ये आ गया हमारे पास मोलर मास किसका, सेकंड मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हें 1 kg वाटर भी दिया हुआ है, 1 kg वाटर मतलब गिवन मास ऑफ वाटर दिया हुआ है जो कि 1 kg है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या है गिवन मास हो गया सॉल्वेंट का, वो भी हमारे पास आ गया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, नहीं भी करते तो भी काम चल जाता, बट कर लिया क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले से मतलब है, अभी देखते चले जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास और क्या है, प्रेशर गिवन है, प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, जरा फॉर्मूला देखो, कहीं पे भी प्रेशर का कोई नीड है नहीं, तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ भटकाने के लिए दिया है, और भटकाने के लिए नहीं सही बोला जाए तो एक बताया गया कि कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर नहीं चेंज कर रहे, तुम टेम्परेचर बताओ। अब आगे बोला केबी फॉर वाटर, यानी जो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, यानी जो केबी की वैल्यू है वाटर के लिए वो हमें कितनी दी हुई है 0.52। ठीक है 0.52, तो ये हमारे पास केबी की वैल्यू आ गई। अब इसका जो एसआई यूनिट है ना केल्विन केजी मोल इनवर्स, इसके बारे में इतना मत सोचना, मतलब टेंशन मत लेने लग जाना, क्योंकि देखो ये वही वाली बात है ना कि अगर तुम केबी को इधर रखोगे और सारी चीजें उधर ले जाओगे तो सारे तुम्हारे पास ऐसा यूनिट आ जाएगा, और ऐसा यूनिट निकालना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास गिवन चीजें इतनी सारी हैं, ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या है, क्या निकालना है तुम्हें यहाँ पे एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.01, मतलब ये, तो तुम्हें एक तरीके से चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो वो निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, केबी की वैल्यू कितनी है 0.52 इनटू आगे क्या है गिवन मास ऑफ W2 का मतलब सॉल्यूट का मतलब ग्लूकोज, जिसका कितना दिया हुआ 18 इंटू 1000। अब ध्यान रखना ये जो 1000 है वो हम यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास जो W1 होता है, W1 मतलब दिस, यानी सॉल्वेंट मतलब इस केस में वाटर, जो कि हमें ऑलरेडी केजी में दिया हुआ है, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर मैं सही बोलूं, अगर तुम उसको केजी में ही छोड़ देते ना तो भी तुम्हारा काम बन जाता, बट ध्यान रखो अगर तुम इसे केजी में छोड़ देते तो तुम्हें यहाँ पे 1000 हटाना पड़ता, क्यों, क्योंकि ये 1000 हमने लगाया इसलिए क्योंकि हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं। बट कंफ्यूजन ना हो कब हटाना है कब नहीं हटाना, तो तुम एक काम करो, हमेशा 1000 लगे रहने दो, हमेशा लगे रहने दो, और हर बार क्या कर लेना ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, ताकि सरदर्दी से बच जाओ। अगर चीज याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली मोलर मास ऑफ द सेकंड मतलब सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज, इस केस में कितना है 180 है। ठीक है, तो यहां से अब काटा पीटी बचाएंगे तो 0 से 0 और मतलब वही 3 0 से 3 0 1 0 बच जाएगा, ऐसे कोई नहीं। 18 से 18 देखते हैं आंसर हमारा कितना आने वाला है। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कितना आएगा 0.052 केल्विन, देख रहे हो, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना आएगा हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी है 0.052 केल्विन। बट क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने पूछा है कि व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉईल, किस टेम्परेचर पे पानी बॉईल होगा, तो ये हमारे पास सिर्फ चेंज आया, मतलब इतना ज्यादा पे बॉईल होगा। हमें पता है कि जो वाटर है वो कितने पे बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और अगर हम चाहें तो इसको अगर बदलना चाहे केल्विन में, तो केल्विन में बदलने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 273.16। ठीक है, तो 16 भी कर सकते हो 15 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें ऐड करोगे तो ये केल्विन में बदल जाएगा, 6 यहाँ पे 1, ये आएगा 3 7 और 3 373.16। अब इस 373.16 में जब तुम फाइनली ये वाला टेम्परेचर ऐड करोगे जो कि कितना है 0.052, देख रहे हो, जब इस चीज को तुम ऐड करोगे तब तुम्हारे पास नया टेम्परेचर आएगा। क्यों, पहले 100 पे बॉईल हो रहा था, अब जो चेंज है वो इतना है, मतलब बढ़ेगा कितना, इतना बढ़ जाएगा। तो जो हमारे पास क्या कहते हैं फाइनल आंसर आएगा वो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें से इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 2 6 5 11 का 1 कैरी गया 1 2, फिर वही 373.21। देख लो ज्यादा फर्क नहीं है, छोटा सा ही फर्क है, बट कंसेप्ट समझो कि ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट में इतना हमने क्या करा है, ऐड करा है। ये आ गया आंसर, ये तो छोटी सी बात हो गई है कि नहीं, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन। चलो मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में, ये सिंपल है, ठीक है।